हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। अभी हमने लास्ट क्लास में स्टाफिंग किया था, स्टाफिंग का मीनिंग किया था, राइट? तो स्टाफिंग का मीनिंग क्या था? स्टाफिंग का मीनिंग था कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करते हैं कि कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने लोगों की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, उसके बाद रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्लेसमेंट देते हैं एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ का। तो ये सब स्टाफिंग के अंदर आते हैं। अब आज की क्लास में इसी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टाफिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें स्टाफिंग में करनी पड़ती है। तो पहली चीज़ हमें क्या करनी होती है, हमें सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना होता है, राइट? तो पहला एलिमेंट है स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब है अट्रैक्ट करना, बुलाना ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को, खाली जगह जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, खाली जो भी जॉब पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, बुलाना। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसलिए बुलाती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हो, ज़्यादा कैंडिडेट्स के ऑप्शंस हो उनके पास, ताकि उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को वो सिलेक्ट कर सकें, राइट? तो इसीलिए रिक्रूटमेंट किया जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोला जाता है कि आप अप्लाई कीजिए। अब आती है बात रिक्रूटमेंट, तो ठीक है, एलिमेंट्स है स्टाफिंग का। रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं? तो नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, वन इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वेकेंट पोजीशन को फिल करती है उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उन्हीं का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब कोई भी एम्प्लॉय बाहर से अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उन्हीं को ही अपॉइंट कर लिया जाएगा वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए, राइट? अब हम समझते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इनवाइट करती है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से इनवाइट करती है लोगों को कि वो अप्लाई करे वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। समझ गए आप? इंटरनल में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उन्हीं का यूज करते हैं, मतलब उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो अप्लाई करे वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, राइट? अब हम समझते हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बेनिफिट क्या हैं, हम क्यों करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बेनिफिट ये हैं, एडवांटेज ये हैं कि इट इज़ इकोनॉमिकल, ये सस्ता है। सस्ता क्यों है? क्योंकि हमें बाहर से अगर एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने होंगे तो उसके लिए हमें इंटरव्यू करवाना पड़ेगा, है ना? इंटरव्यू होगा, एप्लीकेशन मंगवाएंगे, उसके लिए भी कई सारे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है ऑलरेडी उनको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा खर्चा होगा। तो इसलिए ये इकोनॉमिकल है क्योंकि इससे हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ इकोनॉमिकल। सेकेंड एडवांटेज इज इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम ही से काम चलाया जा रहा है, मतलब हम हमारे अंदर इनको कैपेबिलिटी दिखती है और हम पे भरोसा करते हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है। साथ ही थर्ड पॉइंट है, थर्ड एडवांटेज है, लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे भी खर्चा कम होता है। ऑब्वियसली जब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जो कंपनी के बारे में पहले से जानता है तो उसको ट्रेन करने की ज़रूरत कम है, उस पर खर्चा कम होगा ट्रेनिंग पे। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेज की। तो पहला है नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमने जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ्रेश आइडिया नहीं आएगा। नए एम्प्लॉय आते तो कुछ फ्रेश आइडिया आता, कुछ उनसे नई बातें आती, तो वो नहीं होगा। सेकेंड डिसएडवांटेज इज लिमिटेड चॉइस।
कि यहाँ पर चांसेस क्या हैं, चॉइस लिमिटेड है बहुत, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं तो चॉइसेस नहीं है हमारे पास, उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड डिसएडवांटेज इज नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नई ऑर्गेनाइजेशन है वो तो एग्जिस्ट ऑलरेडी, उसमें कोई एम्प्लॉय होगा ही नहीं, तो उसके लिए तो ये सुटेबल है ही नहीं, उसको फ्रेश रिक्रूटमेंट ही करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड्स की बात करते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या क्या मेथड्स हैं। देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का दो मेथड है, एक है ट्रांसफर, एक है प्रमोशन, राइट। देयर आर टू मेथड्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर, मतलब एम्प्लॉय को शिफ्ट करना एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे, बट उनकी अथॉरिटी लेवल जो है वो सेम होता है। मतलब उनकी जो उनकी अथॉरिटी लेवल है, मतलब जिस पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं वो नहीं बदलता, वो सेम है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एम्प्लॉय को हमने सीधा मैनेजर बना दिया, ऐसा नहीं हो रहा। पोजीशन उसकी वही रहती है, उसी लेवल पे एम्प्लॉय रहता है वो, या उसी लेवल पे मैनेजर रहता है, लेकिन जॉब पोजीशन बदल जाती है, उसकी काम करने की जगह बदल जाती है, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क है, उसे हमने परचेज डिपार्टमेंट में भेज दिया, क्लर्क ही है वहां पे भी, पोजीशन तो सेम है बट डिपार्टमेंट बदल गया, पोजीशन बदल गई, राइट। तो नेक्स्ट मेथड है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। मतलब जॉब पोजीशन भी बदल गई लेकिन अथॉरिटी भी बदल गई, अथॉरिटी उसकी बढ़ गई, मतलब उसे प्रमोशन दे दिया गया। एग्जाम्पल बोल सकते हैं, कोई अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, उसको प्रमोट करके हमने सीनियर अकाउंटेंट बना दिया, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो आई होप आपको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट के दो मेथड जो मैंने बताए, ट्रांसफर एंड प्रमोशन, वो समझ आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने क्या पढ़ा था, जब कैंडिडेट को बाहर से इनवाइट किया जाता है कि वो एप्लीकेशन को फिल करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बेनिफिट क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। पहला एडवांटेज फ्रेश टैलेंट है, यहाँ पे फ्रेश टैलेंट आता है, नए पर्सन आते हैं तो फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है। दूसरा एडवांटेज है वाइडर चॉइस, ऑर्गेनाइजेशन के पास बाहर से अपॉइंट करेंगे एम्प्लॉय, बाहर से बुलाया जाएगा तो चॉइस ज़्यादा होगी उनके पास, उनमें से कोई जो कैपेबल कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। और थर्ड एडवांटेज इज क्वालिफाइड पर्सोनल। अब क्योंकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जा रही है, लोगों को बाहर से बुलाया जा रहा है, अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो उनको क्वालिफाइड पर्सोनल मिल सकते हैं उनमें से, क्योंकि जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसमें से जो बेस्ट होगा, क्वालिफाइड होगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो क्वालिफाइड पर्सोनल मिलेगा। अब आती है बात डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनका मोरल जो होता है वो घट जाता है, उनको बुरा लगता है कि जब बाहर से अपॉइंट किया जा रहा है और उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सेकेंड डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, द न्यू एम्प्लॉय मे नॉट एडजस्ट इन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है जो नए एम्प्लॉय है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के बने हुए हैं उसमें एडजस्ट ना कर पाए, तो इसलिए हो सकता है कि वो छोड़ के भी चले जाए, राइट। थर्ड डिसएडवांटेज बन गया इसका, लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि एक्सटर्नल जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, बहुत कुछ होता है प्रोसेस में, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इस वजह से भी ये भी इसका डिसएडवांटेज है, राइट। अब हम करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ मेथड्स। क्या क्या मेथड्स हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। देखिए, पहला मेथड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस के गेट पे पेस्ट कर दे कोई नोटिस कि भाई हमें एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट्स है, और अपने ऑफिस के बाहर, फैक्ट्री के बाहर नोटिस लगा दे जॉब पोजीशन के बारे में कि भाई वैकेंसी है, तो जो भी लोग इंटरेस्टिंग होंगे वो आके वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं, तो ये होता है डायरेक्ट इंटरव्यू, राइट। सेकंड मेथड है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक फाइल बना के रखती है, एप्लीकेशन फाइल, जिसमें वो सभी उन एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड रखती है जिन लोगों ने
वहाँ पर अपना रिज्यूमे छोड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो उनका एक रिकॉर्ड बनाती है और जैसे ही वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है जॉब की तो वो उनको क्या करते हैं, उनको कॉल करके बुला लेते हैं। तो इसे कहते हैं हम कैजुअल कॉलर्स, राइट। उसके बाद आता है थर्ड मेथड इज मीडिया एडवर्टाइजिंग। ये तो आप सब जानते ही हैं, मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करना अपनी जॉब पोजीशन जो वेकेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी मीडिया के थ्रू जानकारी देना। मीडिया में आ सकता है न्यूज़पेपर आ गया, है ना, न्यूज़ आ गया, कहीं पे भी अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, वो हो गया मीडिया एडवर्टाइजिंग। फिर फोर्थ मेथड हो गया एक्सटर्नल सोर्स का, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है वो एक तरीके से मिडिल मैन के रूप में काम करता है जॉब सीकर के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। जॉब सीकर जो होती है वो अपनी जो डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जमा कराते हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं, डिटेल्स लेते हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है, उनको बुलाते हैं। तो एक तरीके से मिडिल मैन के रूप में काम करती है कौन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिफ्थ मेथड हो गया प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन इनके पास आती हैं और उनको ये सूटेबल कैंडिडेट दिलाते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज, राइट। एक और देख लेते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में कई बार बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में फ्रेश ग्रेजुएट जो निकल के आते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, तो वो सीधा कॉलेजेस वगैरह या फिर जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे से बच्चों की डिटेल लेते हैं और उनके लिए इंटरव्यू करवाते हैं। तो इस तरीके से भी वो हायरिंग करते हैं। तो ये सभी क्या थे, मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड्स थे, राइट। सो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सिलेक्शन। अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट पढ़ा था जो कि था रिक्रूटमेंट, अब हम करेंगे सिलेक्शन। सो सिलेक्शन मीन्स डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे जो मोस्ट प्रॉमिसिंग होगा और मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होगा उसको सिलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन के भी कुछ स्टेप होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, और हमें उस प्रोसेस को फॉलो करके ही सिलेक्ट करना है कैंडिडेट को। तो अब हम पढ़ेंगे उसी प्रोसेस के स्टेप पढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट्स रिज्यूमे जिन्होंने भेजा है उनमें से जिन लोगों के रिज्यूमे सिलेक्ट करते हैं उनको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है जिसे कोई भी पर्सोनल मैनेजर लेता है। इसके लिए कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल एक्सपर्ट या स्पेशलाइज पीपल की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको जो इंटरव्यू को लिया जाता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को, वो कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय को चेक करने के लिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इसीलिए लिया जाता है, राइट। इसके अंदर कोई स्पेशलाइज पीपल नहीं होते, इसके अंदर कोई हम उसे सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में चेक नहीं करते हैं। तो ये था पहला स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस का, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। उसके बाद सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन का, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर हम उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके रिटन टेस्ट लेते हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करने के लिए। और वैसे तो सिलेक्शन टेस्ट डिपेंड करता है जो भी रिक्वायरमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का टेस्ट लेना है। और कुछ जनरल जो टेस्ट होते हैं सिलेक्शन के अंदर वो होते हैं जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टेस्ट हो गया। ये सब टेस्ट हम ले सकते हैं किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो ये है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जो भी लोग सिलेक्शन टेस्ट पास कर लेते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और ये फाइनल इंटरव्यू होता है जो कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा लिया जाता है, राइट। इसके अंदर उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उनकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करने की ट्राई करते हैं। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनकी नॉलेज चेक करते हैं कि उनको सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है। और साथ ही ये भी चेक किया जाता है कि कितने कॉन्फिडेंस से वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज का यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। और नेक्स्ट स्टेप है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। सारे टेस्ट होने के बाद उनके रेफरेंस चेक किए जाते हैं
उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वो कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका करेक्टर, पर्सनल करेक्टर कैसा है, इसको चेक करते हैं चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड के अंदर। नेक्स्ट 5th स्टेप है सिलेक्शन डिसीजन। ये सारे इंटरव्यू लेने के बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि इन जितने भी लोगों का इंटरव्यू हुआ, जितने भी लोग इतने स्टेप पार कर गए, उसमें से किस किस को सिलेक्ट करना है। ये होता है 5th स्टेप में। फिर उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिटनेस टेस्ट वगैरह लिया जाता है। ये होता है हमारा 6th स्टेप। फिर 7th स्टेप है हमारा जॉब ऑफर। उनको ऑफर लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट का लेटर दिया जाता है। और 8th और लास्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑफर लेटर पे साइन करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। राइट। तो यहां पर हमारा स्टाफिंग का सेकंड एलिमेंट्स दैट इज सिलेक्शन वो भी खत्म हो जाता है। अब हम आएंगे लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको काम कराना है हमें, तो जाहिर सी बात है उन्हें काम सिखाना भी पड़ेगा। तो उनको काम जो भी करना है, उसकी नेसेसरी स्किल्स जो ज़रूरी हैं उसको बताना, इसी को क्या कहते हैं, हम ट्रेनिंग कहते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जिस भी मैनर में एक्सपेक्ट कर रही है अपने काम को, मतलब एम्प्लॉय जिस भी तरीके से काम करवाना चाहती है वो एम्प्लॉय से, उसके लिए उनको नेसेसरी जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है या जो भी नॉलेज की ज़रूरत है वो देना, ये क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। राइट। जबकि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि उनका भी विकास हो एम्प्लॉयज़ का। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो मच वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। क्योंकि ट्रेनिंग से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है, ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि एम्प्लॉय अच्छा काम कर सके जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। जबकि डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब ऑब्वियसली जब वो अच्छा काम करेंगे तभी उनकी ग्रोथ होगी, तो उसमें और ज़्यादा उनके बारे में सोचा जाता है डेवलपमेंट के अंदर। राइट। तो ये है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है, कितने तरीके से, कितने मेथड से ट्रेनिंग दी जाती है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करते हुए उनको सिखाया जा रहा है, मतलब वो जॉब पोजीशन पे होते हैं और उसी टाइम पे उनको समझाया जाता है, उनको सिखाया जाता है काम कैसे करना है और काम की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है उस टाइम जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं जॉब को। मतलब उन्हें जॉब से साइड नहीं किया जाता, उनको अलग से कहीं भेजा नहीं जाता, बल्कि वो जॉब पोजीशन में ही होते हैं और अपनी जॉब करते करते ही उनको काम सिखाया जाता है। इसको कहते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कैंडिडेट को जॉब पे रहते हुए काम नहीं सिखाया जाता, बल्कि उनको जॉब पोजीशन पे, उनकी वर्क पोजीशन से हटा करके, वहां से ब्रेक दे करके फिर ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, वो उसे कहते हैं हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है वो बड़ी पोजीशंस के लिए होती है, जैसे मैनेजरियल जॉब पोजीशंस होती हैं, उस तरीके की पोजीशंस के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है उसकी कुछ टेक्निक है, जो फेमस टेक्निक है मैं बताता हूं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग की क्या क्या टेक्निक्स देखने को मिलती है। एक टेक्निक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अप्रेंटिसशिप। इसके अंदर कोई भी मास्टर वर्कर होता है, जिसे हम ट्रेनर भी कहते हैं, जो कि अपने वर्कर को ट्रेन करता है, उसे गाइड करता है और उसे जो भी स्किल्स ज़रूरी होती हैं वो सिखाता है। राइट। सेकेंड टेक्निक होती है हमारी किसकी, ट्रेनिंग की, सॉरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सेकेंड टेक्निक होती है हमारी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स कर रहा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो उसी दौरान उसको ट्रेनिंग कराई जाती है किसी कंपनी के अंदर। मतलब कोर्स करते करते, क्वालिफिकेशन पूरी करते करते ही उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे। इसे क्या कहते हैं, इंटर्नशिप। ये भी क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। थर्ड इज इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग।
मतलब जब कोई एम्प्लॉय नए नए ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को, तो उनको जो पहला दिन होता है या जब वो नए नए ज्वाइन करते हैं तो उनको बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या 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 आपको करना है, अवेयर करवाया जाता है उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग। तो ये सभी क्या है, तीनों टेक्निक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। अब हम पढ़ेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की भी कोई टेक्निक है क्या, मतलब जॉब से अलग करके उन्हें काम सिखाया जाता है एम्प्लॉयज को। तो यस, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की भी टेक्निक होती है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की टेक्निक का नाम है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, क्या नाम है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो होता है वो तब अपनाया जाता है जब कोई कंपनी की जो मशीन है या जिस भी चीज पे कंपनी को काम सिखाना है, एम्प्लॉयज को जिस भी मशीन के ऊपर काम सिखाना है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज को अगर मान लीजिए एक्सपेंसिव मशीन पे काम सिखाएंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, काम गलत हो जाए, मशीन खराब हो जाए। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इस्तेमाल करती है। मतलब वो कुछ डमी मशीन बनाती है, राइट, डमी मशीन बनाती है और उन डमी मशीन पे ही काम सिखाती है। जब वो लोग उस मशीन पे काम करना सीख जाते हैं, ट्रेनिंग उनकी पूरी हो जाती है, उसके बाद ही एम्प्लॉय को जो एक्चुअल मशीन है, जो कंपनी की मशीन है जिस पे काम होता है, उस पे काम सौंपा जाता है। इसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। समझ में आया आपको? तो इसी को क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो यहां पर आपका स्टाफिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आपके सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, राइट।